हाँ, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2.6 तक किया था, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे 2.7 करेंगे। 2.7 ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है। 2.7 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2.7 कि 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन है बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? चलो यहाँ से बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल NCERT केमिस्ट्री। चैप्टर कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और इसका जो ये क्वेश्चन है ये है उदाहरण 2.7। ये क्वेश्चन संबंधित किससे है? ये संबंधित है जो प्रकाश है उसका इसमें दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन में। देखो सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है गिवन क्या दिया हुआ है कि 100 वाट का एक बल्ब है। क्या है ये? 100 वाट का बल्ब। इसका लिखा रहता है ना बल्ब पे 100 वाट, 200 वाट, 10 वाट। ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक। मतलब ये 100 वाट क्या है? इसका पावर क्या है? पावर दिया हुआ है बल्ब का 100 वाट। और इससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, ठीक, उसका क्या दिया हुआ है? उसका लेमडा दे रखा है। क्या? तरंगदैर्घ्य लेमडा कितना दे रखा है? 400 नैनोमीटर। ये दो चीज़ दिया हुआ है हमें, पावर दिया हुआ है और तरंगदैर्घ्य दे रखा है, ठीक। पूछ रहा है कि बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए, ठीक। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि एक फोटोन का ऊर्जा कितना होगा। जो उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी? एक फोटोन की ऊर्जा वो कैसे निकालेंगे? E = hc/λ, ठीक। ये निकाल लोगी। h का वैल्यू पता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c का वैल्यू पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे लेमडा से। लेमडा 400 नैनोमीटर दिया हुआ था, इसको बदलेंगे 400 × 10⁻9 मीटर। ये ऐसा यूनिट में बदल दिए। यहाँ पर रखोगे 400 × 10⁻9 मीटर, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगा। ये 10⁻⁻9, इससे करो इसको 10⁻⁻25 और ये इससे कर दो, ये 10⁻⁻17 बचेगा, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई करो 6.626 × 3 और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 400। ये आ जाएगा 0.0496 × 10⁻⁻17 क्या? जूल। देखो ये मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल, क्या बचेगा? जूल। ऐसे भी ऊर्जा निकाल रहे हैं ना, एनर्जी। तो एनर्जी क्या निकला? किसका निकला? एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक। एक फोटोन की ऊर्जा आ गई है। इसको अगर थोड़ा सा
सही से लिख दो, ये हो जाएगा 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। ठीक, एक फोटोन की ऊर्जा आ गई। आ गई एक फोटोन की ऊर्जा। अब देखो, इससे जो लाइट निकल रहा है उससे कहीं एक फोटोन तो निकल नहीं रहा होगा, कई सारे फोटोन निकल रहे होंगे। ठीक, तो एक फोटोन की ऊर्जा हम निकाल लिए, और टोटल कितना इस बल्ब से जो इसका पावर दे रखा है 100 वाट, तो वाट मीन्स क्या, 100 जूल पर सेकेंड। पावर क्या होता है, पावर होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। ठीक, पावर का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी कितना उसने कंज्यूम किया पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर बल्ब का पावर दे रखा था, पावर दिया हुआ था, गिवन था, कितना था दिया हुआ, 100 वाट, मतलब ये हो गया 100, लिख सकते हैं इसको जूल पर सेकेंड। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड। ठीक, मतलब एक सेकेंड में, पर सेकेंड देखो, एक सेकेंड में कितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल। ठीक, एक सेकेंड में वो 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट में। ठीक, और लाइट में जब कंज्यूम कर रहा है तो लाइट से क्या निकल रहा है, फोटोन। लाइट में क्या, किससे बना हुआ है लाइट, फोटोन से। ठीक, तो लाइट को जब कण के रूप में, उस कण को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक, तो बल्ब के द्वारा एक सेकेंड में इतना जूल, 100 जूल कंज्यूम किया गया इलेक्ट्रिसिटी। अब वही 100 जूल का तो वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, तो इससे हम निकालेंगे कि कितना फोटोन निकला। ठीक, वही वो पूछ भी रहा है कि पर सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक फोटोन का ऊर्जा हमने यहाँ देखो निकाल लिया था, एक फोटोन की ऊर्जा कितना था, 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। तो हम निकाल देंगे, क्या, उत्सर्जित फोटोन की संख्या। ठीक है, ये क्या होगा बताओ, ये होगा कि कितना ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल कितना पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल कर रहा है। ठीक, और ये एक सेकेंड में कितना, ये एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। इसको करो, 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। एक फोटोन की ऊर्जा से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना फोटोन निकला। तो जूल जूल खत्म, उत्सर्जित फोटोन की संख्या अब निकाल लो इससे। ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4.96, ये हो जाएगा 0.2016 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, +19, और यहाँ पे ये +2 पहले से है, 10⁻²। 100 को लिख सकते हैं ना 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻21। ठीक, पर सेकेंड, माना उत्सर्जित फोटोन की संख्या इतना है पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना फोटोन उत्सर्जित हो रहा है। तो इसको सही से अगर लिख दें, ये हो जाएगा 2.016 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 पर सेकेंड। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, ये हो गया अपना
उत्सर्जित फोटॉन की संख्या, ठीक, पर सेकेंड में पूछ रहा था, ये पर सेकेंड में आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया। क्या किए इस सवाल में और क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था कि एक बल्ब है, बल्ब से का हमें पावर बता दिया था, पावर रेटिंग बता दिया था कि 100 वाट का बल्ब है। जब भी पावर बताएगा तो पावर होता क्या है, पावर को वाट मीन्स जूल पर सेकेंड, मतलब कि वो बल्ब 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। और फिर जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा तो वो उसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट में, ठीक। जब 100 जूल को वो कंज्यूम कर रहा है तो इन आइडियल केस, आदर्श स्थिति में वो 100 जूल के को लाइट में कन्वर्ट कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जब हम 100 जूल को कंज्यूम करते हैं तो उसको 100 जूल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कुछ पावर, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है हमेशा। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक। दूसरे फॉर्म में, जैसे कि कुछ हीट में कन्वर्ट हो गया, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम बल्ब को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, या पंखा चल रहा है, मान लो फैन चल रहा है, तो फैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो रहा है वो? क्योंकि उसमें जो है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन आदर्श स्थिति में, आइडियल केस में, हम ये मान के चल रहे हैं कि बल्ब में जितना एनर्जी कंज्यूम किया उसने, उतने को उसने प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। तो अब प्रकाश में जब परिवर्तित कर दिया तो जो प्रकाश है वो कण के रूप में, उस कण को क्या बोलते हैं, फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा हमें पता है h न्यू या hc/λ। अब यहाँ पर जो फोटोन वो निकाल रहा था उसका हमें तरंग दैर्घ्य दिया हुआ था 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर दिया हुआ था तो हमने एनर्जी का फार्मूला लगाया hc/λ। उससे हमको एक फोटोन का ऊर्जा पता चल गया। अब हमें टोटल ऊर्जा पता है कि कितना खपत कर रहा है वो बल्ब 1 सेकेंड में। कितना कर रहा है खपत? 100 जूल, 100 जूल पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में 100 जूल कर रहा है और एक फोटोन का ऊर्जा हमें पता है, तो कितना फोटोन निकला ये नहीं पता चल जाएगा। 100 जूल में भाग दे देंगे एक फोटोन की ऊर्जा से तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना फोटोन निकला उस बल्ब से, ठीक। वैसे ही बनाएंगे, सवाल बन जाएगा। इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा रहेगा, गुना भाग रहेगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा टर्म बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, तो गुना भाग थोड़ा सा तेज़ी से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2.8, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। लिखा हुआ कि जब 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखो, ये सवाल किस टॉपिक से है बता सकती हो? टॉपिक का नाम बता सकती हो? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी से संबंधित है। और इसको जो है, इसके बारे में सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? प्लैंक ने नहीं किया था, एच हर्ट्ज ने। किसने किया था? एच हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने जनरली पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सीजियम हो गया, और कौन कौन सा है, किस किस पे उसने प्रयोग किया था? रुबिडियम, सीजियम। हाँ, ये जो भी ग्रुप 1 के जो तत्व हैं उसको उन्होंने लिया और उसके ऊपर प्रकाश पुंज को डाला, तो उसने देखा कि उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और प्रकाश के
उस मेटल के ऊपर पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। मतलब जैसे ही प्रकाश पुंज पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज़ उसने ये भी देखा, ये प्रयोग जब उसने किया तो एक चीज़ और भी ये भी देखा कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, मतलब इंटेंसिटी का मतलब कि पर यूनिट क्षेत्रफल में जब हम प्रकाश की किरणें बढ़ा दिए, जैसे कि पहले हमने मान लो कि 100 प्रकाश की किरण भेजे फॉर एग्जांपल, तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जितने निकले, अगर हमने प्रकाश पुंज की डेंसिटी बढ़ा दी है, इसे समझ लो कि मान लो कि ये किताब है, इसके ऊपर हमने एक टॉर्च जलाया, ठीक, तो जो जितना प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, और अगर हम 2 टॉर्च जला देंगे तो क्या होगा, प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब उसने ये भी देखा कि जब तीव्रता को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक। और उन्होंने क्या देखा, एक चीज़ और देखा था, तीसरा क्या था, तीसरा था कि बताओ, जो प्रकाश हम उसके ऊपर डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। देहली आवृत्ति, जिसको हम अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, मतलब हमें कम से कम देहली आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, तभी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यही 3 चीज़ वो देखे थे। उन्होंने ये प्रयोग किया, एक थ्योरी दिया, उसके बाद इसी थ्योरी पर जो है आइंस्टीन ने इस पे और भी काम किए वो, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक। वो काम किए और इसको मैथमेटिकल इक्वेशन उन्होंने दिया, किन्होंने, आइंस्टीन सर ने, ठीक है। आइंस्टीन सर ने इस पे मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दिया। अब ये जो क्वेश्चन है, कौन सा, ये क्वेश्चन, ये उसी से संबंधित है। देखो, सोडियम धातु लिया, सोडियम धातु ग्रुप 1 का है ना, एस ब्लॉक का ग्रुप 1 का है सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 16 होगा, ग्रुप 1 का है तो तब कितना, ग्रुप 1 के एलिमेंट सोडियम का पता नहीं है, सोच के बताओ जल्दी, क्या पढ़ती हो, जल्दी सोच के बताओ, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? क्या पढ़ाई करती हो, 16 बोल रही हो। क्या पढ़ाई करती हो तुम लोग? क्या होता है सोडियम का? 11 होता है, तो 16 क्या है बोल रही हो? 11 होता है। गजब हाल है। 16 हो जाएगा और ये ग्रुप 1 का हो जाएगा एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक, ये सोडियम है, कितना है एटॉमिक नंबर? 11। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s1। अब इसका हमको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर बता दो फटाक से, क्या वो ज़रूरी चीज़ है, ये जानना चाहिए। पीरियड नंबर क्या होगा और ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर 1 होगा, ग्रुप नंबर 1 होगा, ठीक। पीरियड नंबर 2 होगा। 2 कैसे? 2 कैसे होगा? कैसे होगा 2 पीरियड नंबर? ग्रुप नंबर 1 सही है तुम्हारा, ग्रुप नंबर 1 होगा, सही बात है। पीरियड नंबर 1 कैसे होगा? पीरियड नंबर 2 कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसमें पहले कुछ भी मत बोलो। पीरियड नंबर क्या होगा? P। पीरियड नंबर P होता है। ऐसा सब जवाब मत दो, पढ़ाई बंद कर देंगे। बताओ पीरियड नंबर। 3 होगा।
आगे शुरू में 2 कैसे बोल रहे थे तीनों का? तो क्या पढ़ती हो? पीरियड नंबर 3 होगा। यही रिवीजन करती हो डेली? ऐसे में कैसे होगा? एक अक्षर का ज्ञान गायब है। ग्रुप नंबर सही बताए, पीरियड नंबर 2 होगा, 3 होगा, कंफ्यूज। कुछ से कुछ मत बोलो। ये क्या है? क्या बना रहे हैं ये? यही तो है पीरियोडिक टेबल। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ये कौन सा होगा? डी। डी ब्लॉक। ये कौन सा होगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर से मतलब क्या है? ग्रुप नंबर बताता है ये कॉलम किस कॉलम में है, किस कॉलम में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, वही बताता है। ये किस में गया था? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में कौन सा इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ? 1। कहाँ पे होगा? इसमें होगा। 2 रहता तो इसमें रहता। डी लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा रहता 3D5, तो डी वाले में रहता, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं रहता। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। कितने? 18। हाँ, टोटल 18 होते हैं। 2 एस के, 6 पी के। देखो हम कम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पी के। और डी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होते हैं डी में। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 जा सकते हैं मैक्सिमम। पी में कितने जा सकते हैं? 6। एस उपकोष, इस सबको क्या बोलते हैं? उपकोष। एस में कितने जा सकते हैं? 2। मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। तो दो ग्रुप जो है एस से संबंधित है। इधर 6 ग्रुप होगा पी से संबंधित, 10 ग्रुप जो है डी से संबंधित। टोटल 18 ग्रुप हो गए। समझ में कब तक आएगा ये? और इसमें पीरियड किसको बोलते हैं? जिस कक्षा में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पीरियड होगा। इसमें दूसरे में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तीसरे में गया है? हाँ, तो तीसरा होगा पीरियड नंबर। पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर इसे वर्टिकली पोजीशन बताता है, और ये पीरियड नंबर हॉरिजॉन्टली। ठीक है? ये भी नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करें। तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। इसमें पता चला कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया है? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर क्या है इसका? 1। तो जो एच हर्ज ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने जो भी एलिमेंट लिए थे वो सारे थे एस ब्लॉक के, वो भी ग्रुप फर्स्ट के। ठीक है? देखो इसमें बता दें, ये देखो, ये इसी से संबंधित थे सारे। ये यहाँ ये ग्रुप 1 के हैं। कौन सब? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, ये सारे ग्रुप 1 के हैं। इसी को लिए थे वो प्रयोग करने के लिए एच हर्ज में, और इसी पे वो प्रयोग किए थे। प्रकाश की किरणें डाल के चेक किए थे, इलेक्ट्रॉन निकलता है नहीं निकलता है, क्या होता है, वो सब चेक किए थे। बाद में इस पे आइंस्टीन सर ने उनके
द्वारा किए गए प्रयोग को ही मैथमेटिकल रूप दिए, इक्वेशन बनाए, ठीक। और उसी आइंस्टीन सर के मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ये सवाल बनेगा। सवाल देखो क्या है, जब 300 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह पर टकराता है तो 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी? किसी प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है कि जो प्रकाश सोडियम धातु के ऊपर डाला गया उसका क्या दिया हुआ है? तरंगदैर्घ्य दिया। कितना दिया हुआ है? 300 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा दिया हुआ है। अगर लैम्डा दिया हुआ है तो क्या हम उस प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा बता सकते हैं? hc/लैम्डा से एक फोटोन की ऊर्जा पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये बता रहे हैं कि जब वो प्रकाश की किरण पड़ी तो 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। गतिज ऊर्जा कब आएगी इलेक्ट्रॉन के अंदर? जबकि जो लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग हमने उस धातु के ऊपर डाला, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी, वो देहली आवृत्ति से ज़्यादा होगी, तभी उसमें गतिज ऊर्जा आएगा। अगर देहली आवृत्ति से कम रहा तो निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। और अगर देहली आवृत्ति के बराबर के फ्रीक्वेंसी का लाइट हमने डाल दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है गतिज ऊर्जा आ रहा है, देखो लिखा हुआ है ना, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते, गतिज ऊर्जा आ रहा है, मतलब कि जो लाइट हम डाले हैं वो पक्का जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तभी निकला, ठीक। एक चीज़ ठीक हो गया, क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आया? अब इस सवाल में हमें बोल रहा है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी। अब कम से कम कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि किस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकले, बस। अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हम वही बता देंगे कि उससे संबंधित जो ऊर्जा होगा वो बता देंगे कि वही ऊर्जा जो है की आवश्यकता होगी, ठीक। अब चलो और सवाल बनाते हैं, ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनाते चलो। और देखो सवाल देखो, लिखते हैं, ठीक। पहले एग्जाम्पल है कौन सा? 2.8 गिवन क्या है हमें? लेम्डा दिया हुआ 300 नैनो, यहाँ लगे हाथ, इसको बदल लो, 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ नैनोमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁹ से करते हैं। हो गया ये। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, या इसको हिंदी में लिखेंगे तो गतिज ऊर्जा दिया हुआ है 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल। लेकिन ये गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया हुआ है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। देखो पर मोल 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर मोल, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, समझे? प्रति मोल, पर मोल इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन
यहाँ लिख दो, देखो यहाँ पर लिखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, या इसको हिंदी में बोलेंगे गतिज ऊर्जा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें दिया हुआ है 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल पर मोल। अब यही दो चीज़ दिया हुआ है सवाल में, अब हमको निकालना है उसका हमको निकालना है कि कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो कम से कम ऊर्जा चाहिए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यफलन। उसी को बोलते हैं कार्यफलन, W नॉट, या इसको वर्क फंक्शन। क्या इंग्लिश में वर्क फंक्शन बोल देते हैं, जो कम से कम ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी को डिनोट कर देते हैं W नॉट से। ये हमें एक चीज़ निकालना है, ठीक। तो चलो निकालते हैं। पहले हमको लेम्डा दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर hc बाय लेम्डा, यहाँ करो 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸, ठीक, और डिवाइड बाय लेम्डा 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। यहाँ ये इसका यूनिट किस में आएगा? जूल में आएगा। हम एक ही बार लिख दिए जूल में, हर बार जो है वो मीटर और पर सेकंड सबको काटेंगे नहीं, ठीक। इसको करो यहाँ से, यहाँ 10⁻⁻, ठीक, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 10⁻17। यहाँ से ये हो जाएगा, देखो ये इसको ऊपर भेज देते हैं शून्य को, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, माइनस में बन जाएगा, और ये 3 ख़त्म हो जाएगा। 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, ठीक। क्या जूल। ये किसका ऊर्जा निकला है? एक फोटोन की ऊर्जा निकला। एक फोटोन जब जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक। जब एक फोटोन जाता है तो वो टकराता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपना ऊर्जा दे देता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक। लेकिन हमें जो यहाँ पर दिया हुआ था गतिज ऊर्जा, वो कितने इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ था? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ था। अगर हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो हमें 1 मोल फोटोन भी तो चाहिए होगा, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें पता है, तो हमें 1 मोल फोटोन की ऊर्जा भी तो निकालनी पड़ेगी। हमने अभी 1 फोटोन की ऊर्जा निकाला है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 1 मोल फोटोन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आना जरूरी है। 1 फोटोन की ऊर्जा पता है, इसको कितना से गुना कर दें कि 1 मोल का पता चल जाए हमें। 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यही होता है 1 मोल। इसको मल्टीप्लाई कर दें हम इससे, जो 1 फोटोन की ऊर्जा थी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी जूल पर बोल देंगे, मतलब 1 मोल की ऊर्जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको करो 6.0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैलकुलेटर में। तुम लोग को अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कितना तेज़ी से मल्टीप्लाई करना है और उसमें कैसे डिवाइड करना है, क्या केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरत पड़ेगा उसका, ठीक। 0.626 ये हो जाएगा, देखो 39.902
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, कितना बचेगा यहाँ 4 जूल पर, मोल मतलब 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें पता चल गई। एक ये चीज़ को हम वो कर रहे हैं, इसको घेर के रख रहे हैं, ठीक। एक ये डाटा हमें ज़रूरी पड़ेगा। अब देखो सवाल में क्या निकालना था, हमें निकालना था वर्क फंक्शन, ठीक, मतलब कार्यफलन, कि कितना ऊर्जा दें कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल जाए, जस्ट बाहर निकले, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं आए। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा इतना आ रहा है, ठीक, और लाइट की ये गतिज ऊर्जा दे रखा था, और लाइट के साथ टोटल ऊर्जा आया कितना था, इतना टोटल ऊर्जा आया था। 1 मोल फोटोन में इतना ऊर्जा था। और अब ये ऊर्जा गया कहाँ होगा, देखो इक्वेशन लिख देंगे, डायरेक्ट बना देंगे फार्मूला से, उससे समझ डेवलप नहीं होगा, समझ डेवलप नहीं होगा। बाकी फार्मूला बैठा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। फार्मूला नहीं बैठाना, चीज़ को समझना है, अपना दिमाग को थोड़ा सा डेवलप करो। देखो ऊर्जा फोटोन का जो आया था, फोटोन के पास जो ऊर्जा था, ठीक, वो कहाँ कहाँ गया, 2 चीज़ में गया। कहाँ कहाँ गया वो, एक तो गया इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में, ठीक, जिसको हमने बोल दिया W, कार्यफलन इसी को बोल दिए। और दूसरा पार्ट कहाँ गया, जो बच गया ऊर्जा, वो क्या किया, उसने गतिज ऊर्जा ले आया उसके अंदर। समझ में आ रहा है, हाँ खाली कर रही है, समझ में आ रहा है। फोटोन के पास टोटल ऊर्जा जो था वो 2 चीज़ में गया, एक तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लाने में, और उसके बावजूद अगर ऊर्जा उसके पास बच गया फोटोन के पास, तो बाकी का ऊर्जा कहाँ जाएगा, उसको गतिज ऊर्जा दे देगा इलेक्ट्रॉन को, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, ठीक। अब देखो सवाल में हमारे पास 2 चीज़ पता है, 1 मोल फोटोन की ऊर्जा हमें पता है, देखो यहाँ पे निकाले थे 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, ठीक, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें पता है, ठीक। तो ये चीज़ हमें नहीं पता चल जाएगा, W0 पता चलेगा कि नहीं। अगर हम इसको बोलें एनर्जी, क्या बोलें, एनर्जी किसका, फोटोन का, ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये जाएगा W0, मतलब कार्यफलन, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ये 2 चीज़ में जाएगा। हमको ये पता है, हमको ये पता, ये नहीं पता चलेगा, तो निकालेंगे W0 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल क्यों निकाल रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, चूँकि हमने फोटोन जो निकाला है वो 1 मोल का निकाला है, और जो गतिज ऊर्जा सवाल में दिया हुआ था वो 1 मोल का दिया हुआ था, इसीलिए हम अभी W0 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी फोटोन का, और यहाँ पे लिख दो 1 मोल का, 1, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी बनाना अपने मन से जैसा हो बाद में, माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, यही तो सवाल में दिया हुआ था। तो यहाँ से ये हो जाएगा, एनर्जी 1 मोल फोटोन का कितना निकला है, 39.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, 39.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, और 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ है 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5,
ठीक। ये किस में होगा? जूल में। किस में? जूल में। पर एक मोल का निकाल रहा है ना, अभी तक एक के मोल में सब खेला हो रहा है। देखो ये 10 टू द पावर 4 है, ये 10 टू द पावर 5 है, इसको भी 10 टू द पावर 5 ही बना लेंगे तो इजी पड़ेगा 10 टू द पावर 5 को कॉमन लेने में। इसको बनाओ 3.99 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 माइनस 1.68 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 जूल पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.31 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 जूल पर। अब देखो ये हमको जो निकला है ये वर्क कार्य फलन या वर्क फंक्शन कितने का? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल, ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का निकला है। हमको निकालना कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने का? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो निकालो फिर। 1 इलेक्ट्रॉन का को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यही तो पूछ रहा है सवाल में, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W0। अब 1 मोल का नहीं निकाल रहे हैं, 1 मोल का ये था, अगर इसको हम भाग दे दें 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 से, तो एक का नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं? देखो 2.31 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 जूल डिवाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू 23। ये इलेक्ट्रॉन पर मोल, यही तो होंगे इलेक्ट्रॉन पर मोल, और ये आया हमें, ये था जूल पर। ये देखो पर मोल ख़त्म हो गया, ठीक। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर, देख लो क्या आएगा। 2.31 डिवाइड बाय कितना? 6.022। जीरो 0.3835 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना होगा? ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -18 जूल, ठीक। इसको इधर उधर थोड़ा सा कर देते हैं, 3.835 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 जूल। ये हो गया, यही सवाल में पूछा जा रहा। तो सवाल को जितना लंबा बनाए हैं उतना ये बनेगा नहीं, हम समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में इसको बताएं ताकि आगे इस तरह का सवाल आए तो बन जाए। देखो ये सब पूरा डिटेल में तुमको थ्योरी भी एक तरह से हम बता दिए कि कैसे हो रहा है। फोटोन के पास टोटल जो ऊर्जा था वो 2 जगह गया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसको हम वर्क फंक्शन या कार्यफलन और डिनोट करते हैं W0 से, एक तो उसमें गया, और दूसरा गया बाकी का जो ऊर्जा बच गया, उसके बावजूद निकालने के बावजूद जो ऊर्जा बच गया फोटोन के पास, वो गया गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। और सवाल में हमें ये दिया हुआ था, ठीक। और जो विकिरण आ रहा था उसका हमें लेम्डा दिया हुआ था, तो उससे हम फोटोन की, एक फोटोन की ऊर्जा निकाल लिए, और 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिए, पता चल गया 1 मोल फोटोन की ऊर्जा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा हमें दिया हुआ था। जब हम इसमें इसको माइनस कर दिए तो हमें पता चल गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, जिसको हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की कार्यफलन बोल सकते हैं, वो पता चला। अब 1 मोल का पता चला था, हमें बताना कितने का था? 1 का। उसको भाग दे दिए किससे? 1 मोल का जो वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23, उससे हमें पता चल गया
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, या फिर सोडियम धातु का हमें कार्यफलन निकालना था, वो निकल गया। सोडियम धातु का कार्यफलन यही 3.835 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। अब एक चीज़ और फिर पूछ रहा है ये, अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए, इतना। तो वही पूछ रहा है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा, या जिसको हम देहली आवृत्ति के टर्म में तो देहली आवृत्ति बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, लेकिन तरंगदैर्घ्य के मामले में क्या होगा, अधिकतम लेम्डा, मतलब अधिकतम तरंगदैर्घ्य, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य का वैल्यू, कितना बड़ा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो एनर्जी हमें पता है, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, E=hc/λ। यहाँ से पता चल जाएगा λ=hc/E। ठीक। अब कार्यफलन ये है, कार्यफलन तो इसको करो 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 3.835 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुमको 517 नैनोमीटर। और ये किसका होता है, ये जो वेवलेंथ है ये किस कलर के लाइट का होता है? ये होता है हरा रंग का। किसका? हरा रंग का होता है। ठीक है, हो गया ये सवाल, बढ़िया सवाल था, 2-3 सवाल मिक्स था इसमें। चलो बहुत टाइम भी हो गया इसको बनाने में। चलो आगे का सवाल जो है अब कल देखेंगे। ठीक है।